अच्छा, एनसीईआरटी की बुक निकालो अपना पहला चैप्टर का, जो जो 2 टेबल दी हुई है वो निकाल लीजिए आप। मिल गई टेबल? बताओ क्लास। तो डाउनलोड नहीं करी आपने? हाँ, तो प्रदीप की में दे रखी है वो टेबल, ओपन कर लो उसे। चलिए, चलो तो लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th फिजिक्स क्लास में यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर सेकंड आज हम शुरू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, हमें 2 टेबल को स्टडी करना है पूरा डिटेल में। एनसीईआरटी बुक के अंदर 2 टेबल दी हुई है। पहली टेबल है लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। टेक्नोलॉजी और फिजिक्स का आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट, ये जो 2 टेबल तुम्हें दी गई है ये बहुत ही डीपली स्टडी के लिए। कहने का मतलब ये है अभी तक फिजिक्स में जो भी चीजें हैं वो उठा के इन 2 टेबल के अंदर डाल दिए हैं। और कहने का मतलब ये है इनमें से कुछ एक टॉपिक हम 11th-12th में पढ़ेंगे, कुछ एक हायर क्लास के भी हैं। वो सिर्फ इसीलिए डाले गए हैं कि आपको थोड़ी इधर उधर की नॉलेज भी मिल जाए। तो इनको आज डिस्कस करेंगे। ये 2 टेबल ही आज हो पाएंगी। नॉर्मली टीचर क्या करते हैं, कह देते हैं बच्चों से कि बेटा ये याद कर लेना, लेकिन बेटा ये इतना आसान नहीं है। हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डीपली है ये। चलो अपनी बुक ओपन करो एनसीईआरटी की, या फिर कोई भी अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है तो साइड बुक जो भी है उसमें 2 टेबल दी गई हैं। तो पहली टेबल जिसका नाम है लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स, ये वाली टेबल ओपन कर लो। अब इसमें एक एक करके हम सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले आता है स्टीम इंजन। चलो भाई, स्टीम इंजन क्या होता है इसके बारे में तुम बताओ। पहले तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ सारी चीजें। तो स्टीम इंजन के बारे में बताओ, स्टीम इंजन चलता कैसे है? स्टीम की हेल्प से चलता है। वाटर को हीट किया, ठीक है, फिर क्या हुआ? स्टीम बन गया। चलो ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है प्रोसेस क्या होता है। स्टीम इंजन के अंदर सबसे पहले एक चैम्बर में कोयला भरा होता है कंटेनर पे। उस कोयले को जलाया जाता है। जलाने के बाद उसमें वाटर को हीट किया जाता है। वाटर के लिए भी एक अलग से चैम्बर होता है जिसमें बहुत सारा वाटर होता है। उसमें से कुछ वाटर को निकाल के उसे बॉईल किया जाता है। उस वाटर से स्टीम बनाई जाती है। स्टीम हाई प्रेशर पे होती है तो उसके प्रेशर की हेल्प से पहिए को रोटेट किया जाता है क्रैंक की हेल्प से। इंजन इस टाइप से काम करते हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो रेवाड़ी के अंदर लोकोसाइड है, वहां पे स्टीम इंजन है। फेरी क्वीन वगैरह गदर की जो शूटिंग हुई थी या सुल्तान मूवी की जो शूटिंग हुई थी वो इंजन यहीं से गया हुआ था। वो देख लेना कभी जाके, म्यूजियम है, काफी अच्छा म्यूजियम है। दूसरा पॉइंट, ये जो पूरा प्रोसेस है कि कोयले को जलाया, स्टीम बनाया, स्टीम से इंजन को चलाया, ये सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। तो कहने का मतलब स्टीम इंजन वर्क कौन से प्रिंसिपल पे कर रहा है, ये करता है थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पर। ठीक है, कोई भी इंजन है, हीट इंजन जितने भी है, हीट इंजन का मतलब ऐसे इंजन जो फ्यूल को कंजप्शन करके मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, वो सारे के सारे इंजन इन्हें हीट इंजन बोल दिया जाता है। और ये सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स के रूल पर वर्क करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के रूल क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के रूल सिंपली आप ये समझ सकते हो, जब किसी कंटेनर में गैस को हीटअप किया जाता है तो वो मैकेनिकल वर्क भी करती है और उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। एक तरह से ऐसे समझ लो। बाकी का डिटेल हम 8th यूनिट के अंदर, जो कि थर्मोडायनेमिक्स है, उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बताओ ये हीट इंजन का पता चला या नहीं? और किसी ने नहीं देखा है तो ऐसे सोच लो, गदर मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा आपने, एक इंजन है जिसमें कोयला डाला जाता है और फिर वो चलती है। या फिर शोले मूवी देख लो, उसमें भी यही था। शुरुआत में जो इंजन दिखाते हैं उसमें क्या करते हैं, कोयला डाला जाता है और उससे ट्रेन को चलाया जाता है। तो उम्मीद है ये दोनों मूवी तुमने देख रखी होंगी। जिसने स्टीम इंजन नहीं देखा है तो या तो मूवी में देख लो या नेट पे सर्च कर लेना, या फिर अपना लोकोसाइट में जाके देख सकते हो। उसकी वर्किंग भी वो चलाया जाता है वहां पर, तो देख लेना। तो पहला पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। बेटा इतने सारे बच्चे हो, हाँ ना कुछ आंसर देना होता है। तुम बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आया या नहीं? गर्ल्स
कहां गई सारी? ठीक है, तो बोल तो दिया करो। इसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड आता है रॉकेट प्रपल्सन। तो ये बताओ रॉकेट कैसे उड़ता है, पहले तो ये बताओ रॉकेट के उड़ने का क्या प्रिंसिपल होता है। 9th क्लास में हमने न्यूटन के लॉ पढ़े थे। हाँ बिल्कुल, 9th क्लास में हमने न्यूटन के रूल पढ़े थे। न्यूटन के कितने रूल थे लॉ ऑफ मोशन में, कितने थे बताओ? न्यूटन के 3 रूल थे जो 9th क्लास में पढ़े थे, 11th क्लास में 3rd यूनिट में पढ़ने। ठीक है, तो कहने का मतलब वही चीजें घुमा फिरा के इधर उधर चलती हैं। पहला रूल क्या था न्यूटन का, बताना। न्यूटन का फर्स्ट रूल बताओ, लॉ ऑफ इनर्शिया। चलो ठीक है, क्या था लॉ ऑफ इनर्शिया वो बताओ। पहले तो सारे पॉइंट छोड़ो, इनर्शिया का मतलब बताओ, इनर्शिया क्या होता है? हाँ ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को चेंज करने का अपोज करता है, इसे बोला जाता है इनर्शिया, और हिंदी में बोला जाता है जड़त्व। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। अनबैलेंस का मतलब क्या हो गया? अनबैलेंस का मतलब ये समझ लो रस्सी है, रस्सी को इतने ही टीम मेंबर इधर को खींच रहे हैं, इतने ही दूसरी साइड में खींच रहे हैं, और दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रहा है, तो वो रस्सी कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी बताओ? कहीं नहीं जाएगी, वो वहीं पे रहेगी, क्योंकि दोनों हाँ बीच में ही रहेगी। तो ये है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है। दूसरा रूल क्या था बताना न्यूटन का? लॉ ऑफ मोमेंटम, बताना क्या था, एक्सप्लेन करो क्या था वो, बताओ। कल मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया निकाला था, कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाला था, उसमें यूज किया था। रूल था सेकेंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तीसरा रूल क्या था बताना, थर्ड रूल, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर सपोज करो हम गन से फायर करते हैं, तो गन से फायर करते टाइम बुलेट आगे जाती है, गन कहां जाती है? गन पीछे की तरफ हटती है ना। चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अगर सपोज करो आपने स्केटिंग शूज पहन रखे हैं, मैंने भी स्केटिंग शूज पहन रखे हैं, मेरा वेट है 90 किलो, आपका है सपोज करो 50 किलो। अगर मैं आपको पुश करता हूं, ठीक है, मैंने आपको धक्का दिया, तो बताओ आप मूव करोगे या मैं मूव करूंगा? ऐसा क्यों? जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। ठीक है, हाँ, वेट ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है अगर हम दीवार को पुश कर रहे हैं, दीवार अपनी जगह से मूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब है उसने भी उतना ही अपोजिट फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपने एक एक्सपेंडेबल मूवी देखी होगी, एक्सपेंडेबल 3 है शायद। उसमें क्या होता है, वो टैंक को चुरा के भाग जाते हैं और टैंक को ऊपर से एरोप्लेन से गिरा दिया जाता है। अब वो नीचे गिरे होते हैं, उनके पास पैराशूट नहीं होता, तो वो बचने के लिए क्या करते हैं, उसके टैंक की जो वो होती है, ट्यूब होती है, उसे अर्थ की तरफ करते हैं और उसे गोले फायर करते हैं। तो गोले जब फायर करते हैं तो गोला मतलब आगे की तरफ जाएगा और वो टैंक को पीछे की तरफ पुश करेगा। इस टाइप से वो इजीली उतर पाते हैं। तो ये एक तरह से कौन सा रूल लगा इसमें, कौन सा रूल लगा बताओ? न्यूटन का थर्ड लॉ लगा। ठीक है, तो ये कई मूवी में इस टाइप के कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, तो ये सारे फिजिक्स के ही लॉजिक लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट, रॉकेट उड़ता कैसे है? न्यूटन के थर्ड लॉ पे उड़ता है। ठीक है, ये बताओ रॉकेट के अंदर फ्यूल कौन सा डाला जाता है? हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, जैसा कि तुमने बताया ऑक्सीजन। अच्छा ये बताओ, क्या एरोप्लेन स्पेस में उड़ सकते हैं? अपना जो नॉर्मल एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है वो स्पेस में उड़ सकते हैं? क्यों नहीं उड़ सकता बताइए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, उसके जब ब्लेड रोटेट करते हैं तो वो एयर को नीचे की तरफ पुश करता है, जिससे कि वो न्यूटन के थर्ड लॉ से ऊपर की तरफ उठते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे स्पेस में एयर नहीं है, एयर नहीं है
तो हेलीकॉप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया इसका, जो जेट प्लेन होते हैं अपने, जेट प्लेन में तो रॉकेट सिस्टम ही होता है, तो वो बताओ जेट प्लेन स्पेस में उड़ पाएंगे या नहीं, बताइए। वो भी नहीं उड़ पाएंगे। रीजन बताओ उसका, क्यों? उसका रीजन बताओ। आप ये कह सकते हो, आपने जो जेट प्लेन है, जेट प्लेन में फ्यूल भरा जाता है, फ्यूल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं। अगर मैं इसे स्पेस में भेज दूंगा तो उसे ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगी नहीं, एयर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो फ्यूल बर्न ही नहीं होगा, बर्न नहीं होगा तो गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी तो गैस निकलेगी नहीं और वो आगे की तरफ पुश नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो रॉकेट जाता है, रॉकेट में ऑक्सीजन भी उसके अंदर ही होती है, तो ऊपर स्पेस में जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उस सिलेंडर से ऑक्सीजन सप्लाई ली जाती है, फ्यूल दूसरे चैम्बर से लिया जाता है, दोनों को मिक्सअप करके बर्न किया जाता है, फिर गैस बनती है, वो गैस आगे की तरफ उसे रॉकेट को पुश करती है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो बताओ एक छोटे से पॉइंट में कितने सारे पॉइंट हो गए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि एरोप्लेन और ये रॉकेट का कौन उड़ेगा कौन नहीं उड़ेगा, इसका रीजन क्या है। बोलो इतना समझ में आया या नहीं? अभी तक 2 पॉइंट हुए हैं, 2 पॉइंट ही हुए हैं अभी। ठीक है, इसके बाद आता है एरोप्लेन। चलो भाई, एरोप्लेन कैसे उड़ता है बताओ। एरोप्लेन के उड़ने का लॉजिक क्या होता है? एरोडायनेमिक्स। ठीक है, और कोई पॉइंट, और किसी को बोलना है कुछ, बताओ जल्दी से। चलो, एरोप्लेन के उड़ने का जो प्रिंसिपल है 7th यूनिट में पढ़ेंगे हम, जिसका लॉजिक होता है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं। टोटल एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम हर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। अब फिलहाल एक छोटे से पॉइंट को समझ लो। ये बताओ, ये एक दीवार का स्ट्रक्चर है, जैसे ये बुक है, बुक को मैंने इस टाइप से ओपन कर दिया। ये बताओ, ये प्लेन नजर आ रही है तुम्हें? आगे से फ्रंट व्यू देखो, ये प्लेन लग रहा है, लेकिन ये इस टाइप से स्लोप है, ट्रायंगल टाइप का शेप हो रहा है, ये थोड़ा सा ही टर्न होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, एरोप्लेन के ब्लेड का स्ट्रक्चर ये है। अब पहला पॉइंट, एरोप्लेन सीधा उड़ जाता है या फिर उसे रन करना पड़ता है रनवे पे? बोलो। एरोप्लेन को जब रन करोगे, सपोज करो एरोप्लेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एयर इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये एयर है, एयर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो एयर इस वाले ब्लेड से टकराएगी, इसे टकरा के इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो ये बताओ, एयर की वेलोसिटी यहां पे ज्यादा है या इस वाले पॉइंट पे ज्यादा है? कौन से पॉइंट पे ज्यादा होगी? ए पॉइंट पे ज्यादा होगी एयर की वेलोसिटी या बी पर? तुम्हें, अगर तुम विंग के साइड में हो तो तुम्हें हवा कहां ज्यादा लगेगी, बी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर? यहां पर हाई वेलोसिटी है एयर की, हाई वेलोसिटी, और इस वाले पॉइंट पर लो वेलोसिटी है। ठीक है, जहां पे हाई वेलोसिटी होती है वहां पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर लो, यहां पे प्रेशर हाई, प्रेशर हाई। अब ये बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करेगा? बोलो। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो विंग है एरोप्लेन के, इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जिसे अप थ्रस्ट कहा जाता है। इस पे एक मूवमेंट फोर्स लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, जिसे क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट बोल दो। तो इसमें क्या हुआ, रॉकेट में तो अप थ्रस्ट बोलते हैं, इसमें फोर्स बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो ये विंग ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। विंग से, जिसमें पैसेंजर बैठे होते हैं एरोप्लेन के, उसे क्या बोलते हो बताओ? एरोप्लेन तो पूरा सेटअप है विंग वगैरह सबको लगा के, ये विंग हो गए। विंग जिससे अटैच होते हैं, जिसमें पर्सन बैठते हैं, उसे कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कैप्सूल। ठीक है, तो वो कैप्सूल से अटैच होता है, तो वो कैप्सूल भी ऊपर की तरफ उठेगा और इस टाइप से एरोप्लेन पूरा उड़ना शुरू हो जाएगा। तो बताओ लॉजिक समझ में आया या नहीं? सिंपल सा है, एरोप्लेन को रन इसलिए किया जाता है कि एयर आए, उसे टकराए और ऊपर की तरफ उठ जाए, जिससे क्या हो, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब एक बात बताओ, कभी तुमने ये देखा है कि एरोप्लेन अपने अरे उसे क्या कहते हैं, एरोप्लेन कहां पे वो उतरते हैं, भूल गए यार।
एरोप्लेन, हाँ रनवे पे नहीं, जहां खड़े रहते हैं सारे के सारे, कोई भी ठीक है। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे हैंगर तो अंदर हो जाता है। एयरपोर्ट पे सारे के सारे एरोप्लेन खड़े हैं, सपोज करो मौसम खराब है, उड़ नहीं पा रहे हैं। अब एक बात बताओ, सपोज करो आंधी आई, आंधी आई तो हवा तेजी से फ्लो करेगी, तो आपने देखा होगा कई प्लेन वहीं की वहीं उठ जाते हैं ऊपर की तरफ। वीडियो देखना डिस्कवरी वगैरह पे कई आते हैं, एरोप्लेन रनवे पे रन नहीं कर रहे, लेकिन देखो ये जो कॉन्सेप्ट है लग कब रहा है, एयर मूव करनी चाहिए। अब ऐसा भी तो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि एरोप्लेन वहीं की वहीं खड़ा है और आंधी आ गई, तो एयर तो मूव कर रही है कि नहीं कर रही? एयर मूव कर रही है तो अपथ्रस्ट फिर भी लगेगा, बोलो। अगर अपथ्रस्ट लगेगा तो एरोप्लेन बेशक से एयरपोर्ट पे खड़े हैं, अगर आंधी आ जाती है तो कई बार ये होता है एरोप्लेन आंधी की वजह से अपथ्रस्ट फील करते हैं और वो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं अपनी जगह से। बोलो इतना समझ में आया नहीं? ठीक है। दूसरा पॉइंट, आंधी जब आती है तो ये जो झोंपड़ी की शेप होती है, झोंपड़ी देखी है, इस टाइप की हेड, इस टाइप का शेप होता है, वो जल्दी उड़ जाती है। उसका रीजन भी यही है कि इस शेप की वजह से उनपे एक अपथ्रस्ट लगता है, जिससे क्या होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और उड़ जाती है आंधी में। तो ये सब लॉजिक किसके हैं? ये बर्नौली थ्योरम के लॉजिक हैं। किसके हैं ये? बर्नौली थ्योरम। तो बताओ ये बर्नौली थ्योरम का कॉन्सेप्ट और ये एरोप्लेन का उड़ना, झोंपड़ी का उड़ना, ये समझ में आया या नहीं है? भूलोगे तो नहीं अब जल्दी से? देखा एक छोटे से पॉइंट में कितने सारे पॉइंट आ जाते हैं। मैं कह रहा था ना ये टेबल मामूली नहीं है, ये बहुत टेक्निकल टेबल है। वो अलग बात है कि ये शुरुआत में डाल दी गई है, जब चीजों का हमें पता नहीं होता तो वो हमारे लिए मायने नहीं रखती। अगला पॉइंट आता है सोनार। सोनार की स्पेलिंग बोलना भाई, SONAR। 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एक तरह से साउंड को नेविगेट करते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजना और उससे रेंज का पता लगाना। रेंज का मतलब कितना डिस्टेंस पे क्या है। सोनार कहां पे यूज किया जाता है ये बताओ। ओके, सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए सोनार यूज किया जाता है। और बताओ, रेडार अलग है, सोनार अलग है। सोनार का बताओ पहले, फिलहाल सोनार का बताइए। ये बताओ, सबमरीन होती है, सबमरीन पानी के अंदर चलती है। पानी के अंदर कोई शीशा तो होता नहीं उनके कि वो देख लेंगे पानी के आगे क्या आ रहा है। वो पूरी तरह से पैक होती है, कैप्सूल टाइप के स्ट्रक्चर होता है, पूरा पैक होता है। तुमने मूवी देखी होगी गाजी अटैक। क्लास 11th क्लास अगर गाजी अटैक मूवी नहीं देखी है तो वो देख लेना, काफी अच्छी मूवी है और उसमें सबमरीन की क्या लाइफ होती है वो दिखाया गया है। तुम्हें पता होना चाहिए उसमें इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं कैसे यूज करते हैं, क्या क्या होते हैं, वो उस मूवी में दिखाया गया है, तो देख लेना उन्हें। सोनार में होता क्या है, सोनार में एक साउंड भेजी जाती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, टाइम मेजर किया जाता है जब उसे भेजा जाता है, जब वो टकरा के वापस आती है तब टाइम मेजर किया जाता है। साउंड की स्पीड हमें पता होती है वाटर के अंदर कितनी है, टाइम हम मेजर कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करके डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस काउंट हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम के फार्मूले से। बोलो इतना पता चला या नहीं? तो सोनार से हम क्या करते हैं, सोनार से सबमरीन में, सबमरीन जब चलती है सोनार को इधर उधर सेंड करते हुए वो अपने आगे क्या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उसका पता करते हैं। बोलो पता चल गया इतना? लॉजिक पता चल गया कैसे काम करती है सोनार? 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया गया था सोनार के बारे में, जिसमें बैट अपना शिकार कैसे करती है उसके बारे में बताया गया था। तो बताना बैट कैसे करती है? मुंह से अल्ट्रासोनिक साउंड निकालती है, वो आगे जाके जिस भी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, टकरा के वापस आते हैं और वो कानों से उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कानों से डिटेक्ट करके वो अंदाजा लगा लेते हैं कि कितनी दूरी पे क्या है। बोलो ऐसे ही पढ़ाया गया था 9th क्लास में। लाइन पे हो? ठीक है, तो ये सारा सोनार का सिस्टम है इस टाइप से। उम्मीद है पता चल गया होगा। अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं, चेक करते हैं पता है या नहीं। ऑडिबल रेंज क्या होती है? हमारे सुनने की क्षमता कहां से कहां तक है? ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, एक ही बात है।
अच्छा ये बताओ 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। अच्छा ये बताओ 20 किलो हर्ट्ज से बड़ी फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ये सारी चीजें 9th क्लास में पढ़ा दी गई थी। यहां पे 7th यूनिट साउंड में, साउंड की यूनिट है 10th यूनिट में पढ़ोगे यहां पे 11th में। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ गया? ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर। चलो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये बताओ 10th क्लास में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बताओ 10th क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था तुमने? पढ़ा था? सामने देखना बेटा, ये एयर है या वाटर है। ये बताओ रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? बताओ कहां से कहां जा रही है? ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है। ठीक है, तो ये बताओ रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर से रेयर में, तो ये किधर को बेंड होगी? नॉर्मल से दूर हटेगी। अच्छा इस एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज करो, इंक्रीज किया तो ये और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो उसे क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं? अब आपको यह ध्यान रखना है, अगर कोई रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे जाती है, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो वो इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इसे बोला जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोला जाता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो इतना समझ में आया या नहीं? आ गया? ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल इस टाइप का स्ट्रक्चर है। डिस्क की केबल देखी है तुमने? कोएक्सियल डिस्क केबल। डिस्क की केबल में क्या होता है, बाहर एल्यूमिनियम का वो होता है गोल गोल चारों तरफ, उसके अंदर एक कॉपर का वायर होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, यहां पे भी ये इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे केबल टीवी होते हैं उसमें 2 लेयर होती है, इसी टाइप से यहां पे है। ये जो बाहर वाली लेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करो 1.5 लगाओ, एक मिनट, इसका 1.3 लगाओ बाहर वाली का, अंदर वाली क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर है, तो ये डेंसर है। जिसका कम है वो रेयर है, ये रेयर है। ठीक है, अब बताओ रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से कौन से में जा रही है? रे ऑफ लाइट जा रही है डेंसर से रेयर में। अगर ये डेंसर से रेयर में जा रही है और क्रिटिकल एंगल से बड़े पे है तो ये इसी मीडियम में वापस आ गई। ठीक है, अब बताओ ये कहां से कहां जा रही है? अब फिर दोबारा डेंसर से रेयर में जा रही है, तो फिर दोबारा से ये बेंड हो जाएगी। तो इस टाइप से लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मल्टीपल TIR के जरिए पहुंचती है। ये बताओ इसमें लाइट चलती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या चलता है? लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड बताओ कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हाँ बिल्कुल, लाइट से कोई फास्ट है? लाइट से कोई फास्ट होता है क्या? बताओ। लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं है, लाइट की स्पीड सबसे फास्ट है। तो इसमें जो डाटा कम्युनिकेशन होता है, डाटा जो ट्रांसफर होता है वो बहुत ही हाई स्पीड पे होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हैं जहां पे हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन चाहिए होता है, चाहे तो इंटरनेट यूज करना हो हाई स्पीड का, या फिर कंप्यूटर को आपस में अटैच करना हो, नेट ही हो गया वो एक तरह से। तो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर केबल कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है? ये करती है मल्टीपल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR का फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना, मीडियम चेंज नहीं होता यहाँ पे, तो रिफ्लेक्शन है। अब बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं? ये पॉइंट आ गए सभी को समझ में? बोलो। अभी बेटा आपके सिर्फ 5 पॉइंट हुए हैं, 5 पॉइंट में तुम्हारे अभी हो गया टाइम लगभग 25 मिनट हो गए। तो देखा कितने टेक्निकल है ये टर्म।
ठीक है, तो ये एक एक टॉपिक जो भी है, ये पूरा चैप्टर है, ये इसे पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी थ्योरी है, वो उठा के इन्होंने शुरुआत में 11th क्लास में 2 यूनिट में समेट दिया, जो कि काफी डीपली है। इसे देखोगे तो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, इसे रट्टा नहीं लगाना होता है, इसके मतलब को समझना होता है। जब मतलब समझ जाओगे तो आधी से ज्यादा फिजिक्स तो वैसे ही कवर हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। चलो भाई, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है इसके बारे में बताओ। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बताओ, जनरेटर एक मशीन होती है जो कौन सी एनर्जी को कौन से में कन्वर्ट करेगा, बताना। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, तो टॉपिक ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल में या तो एसी जनरेशन हो सकता है या डीसी जनरेशन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा जनरेटर लगाया गया है। फिलहाल मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक जनरेटर 10th क्लास में हमने पढ़ा था, ये कौन से लॉजिक पे वर्क करेगा, बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। आज का तुम्हारा होमवर्क, आपको पहले तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं या किसी मोटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसका एक वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है, वो आपको देखना है। ठीक है, सभी को देखना है, ये जरूरी है ताकि आपको पता चल सके उसके अंदर क्या क्या होता है। उसे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या होते हैं, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो डाला है बना के, वो भी आपको देखना है। ये 10th क्लास के टॉपिक है, ये 12th में फिर दोबारा से आपको मिलेंगे। आपको एक एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। यहां पे मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूं, प्रैक्टिकल देखना है तो वहां पे देखना, प्रैक्टिकल करवा के दिखा रखा है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, सुनो आप ध्यान से। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और ये सर्च किया, सबसे फेमस अपना एक्सपेरिमेंट बता देते हैं। ये कॉइल है, इस कॉइल से गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये अभी रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से क्रॉस हो रही है वो कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, जिसका मतलब फ्लक्स में नो चेंज, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। गैल्वेनोमीटर की निडल कहां पे होती है, गैल्वेनोमीटर की निडल कहां पे होती है, लेफ्ट में होती है, राइट में होती है, जीरो पे होती है, सेंटर में होती है उसकी निडल। ठीक है, अच्छा एक वीडियो और देखना है, वोल्टमीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर, इनकी रीडिंग कैसे ली जाती है, इसके लिए भी एक वीडियो डाला गया है, वो भी देखना है आपको। आपको पता होना चाहिए तीनों डिवाइस को कैसे लगाओगे, सीरीज में लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे, कैसे लगाओगे, कैसे उनकी रीडिंग लोगे, लीस्ट काउंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। 3 वीडियो बता दी मैंने अभी तक जो आपको देखना है। अगला पॉइंट ये बताओ, अब इसे हमने मूव करना शुरू किया, अब अगर तुम मूव करोगे नॉर्थ साउथ, इसे इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो इसका मतलब है फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने से फ्लक्स में चेंज होता है, ये ध्यान रखो। तो ये गैल्वेनोमीटर किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे देगा, तो इसने डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में दे दिया। थोड़ी देर बाद हम इसे कॉइल के पास ले जाके रोक देंगे, ये रेस्ट में हो गया, रेस्ट में हो गया तो फ्लक्स अब चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, तो गैल्वेनोमीटर फिर दोबारा से डिफ्लेक्शन नहीं देगा, फिर दोबारा से जीरो पे आ गया। अगले केस में क्या करेंगे, इसे हम दूर ले जा रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर अब नॉर्थ साउथ, ये जो मैग्नेट का है इसे दूर ले जा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा। तो ये सारी चीजें हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, याद हो तो तुम्हें, 12th में फिर दोबारा से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब मैग्नेट को मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्रॉस हो रही है कॉइल में से उसमें चेंज आता है, जिसका मतलब फ्लक्स में चेंज आता है, और जब हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो करंट इंड्यूस होता है। जनरेटर भी इन्हीं लॉजिक पे वर्क करता है, जनरेटर भी इसी टाइप से, जब हम कॉइल को रोटेट करते हैं, जनरेटर को रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने से आर्मेचर रोटेट होगा, तो उससे क्या होगा, फ्लक्स में चेंज। तो इसमें क्या बताया था, जब जनरेटर को रोटेट किया जाता है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स के चेंज होने से क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है बताना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन पर। ये मैंने एक मेथड बताया, ऐसे 2 मेथड और हैं, वो आपको 12th के लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है, या 10th के लेक्चर में मिल जाएंगे। तो आगे देखिए आप, इसके बाद आता है 7 पॉइंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं, इसके बारे में बताओ। ठीक है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसे हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ये बताओ, पानी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, बताइए। वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हुए? ठीक है, हम डैम बनाएंगे, डैम से पानी इकट्ठा कर लिया, उस पानी को क्या करेंगे, फिर उस वाटर का क्या करेंगे? ये एक शाफ्ट है, इसमें आगे टरबाइन लगा होते हैं, इसके ऊपर गिराया जाता है पानी को, तो ये रोटेट होता है, ठीक है, इससे जुड़ा होता है जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर क्या करेगा, जब रोटेट होगा तो क्या जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इस टाइप से हाइड्रो पावर प्लांट वर्क करता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट का वर्किंग क्या हुआ, मतलब प्रिंसिपल क्या हुआ, ये बताओ। इसमें हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। पानी जब ऊंचाई पर है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है, बताना। जब पानी को एक पर्टिकुलर हाइट पे स्टोर किया जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जब उसे गिराया जाएगा तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा पहले, और रोटेशनल एनर्जी से कन्वर्ट हो जाएगी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फैराडे के लॉ के जरिए। तो बताओ इतना समझ में आया या नहीं, बोलो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगला पॉइंट है पार्टिकल एक्सेलरेटर। चलो, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है, ध्यान से सुनो। पार्टिकल एक्सेलरेटर चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ाने के काम में आता है। पार्टिकल एक्सेलरेटर किस में काम आता है, पार्टिकल जो भी है चार्ज पार्टिकल, उनकी एनर्जी को बढ़ाने के काम में आता है। अब कैसे एनर्जी बढ़ाई जा सकती है वो देखो। ये बताओ, सपोज करो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, मैंने उसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाया, तो ये नेगेटिव की तरफ भागेगा या नहीं, बताओ। नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो ये बताओ, मास तो पार्टिकल का उतना ही है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो किसी भी पार्टिकल एक्सेलरेटर में हम क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज शो करके उस पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करने का मतलब है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², जिसका मतलब है वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। बताओ इतना समझ में आया या नहीं, हेलो क्लास। तो बेटा आज के लिए इतने पॉइंट, बाकी अगले लेक्चर में अब हम करते हैं, ठीक है। आज टाइम हो चुका है तो आज इतना ही, थैंक यू।